हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है ताकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाए और फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छा नंबर आए। और ये क्रैश कोर्स रोज़ दिन में 1:30 बजे चलता है, तो रोज़ दिन में 1:30 बजे आप हमसे जुड़ के क्रैश कोर्स कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। ए ऑप्शन है डीडीटी, बी ऑप्शन है कागज, सी ऑप्शन है लकड़ी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। तो जो डीडीटी होता है ये एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उसे जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है उपभोक्ता, सी ऑप्शन है पोषी स्तर, डी ऑप्शन है अपमार्जक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहते हैं, तो पोषी स्तर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य किस श्रेणी का जंतु है। ए ऑप्शन है शाकाहारी, बी ऑप्शन है मांसाहारी, सी ऑप्शन है मृतजीवी, डी ऑप्शन है सार्वहारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य किस श्रेणी का जंतु है। तो जो मनुष्य है ये सार्वहारा है क्योंकि जो मनुष्य है ये सब कुछ खाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शाकाहारी कौन होते हैं, तो जो पेड़ पौधे को खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं और जो मांस को खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है साफ जल में, बी ऑप्शन है गंदा जल में, सी ऑप्शन है मीठा जल में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो ये गंदा जल में उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो डेंगू होता है वो साफ जल में पनपता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। ए ऑप्शन है अवरक्त विकिरण से, बी ऑप्शन है तापीय विकिरण से, सी ऑप्शन है परावैंगनी विकिरण से, डी ऑप्शन है इनमें से सभी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। तो परावैंगनी विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और परावैंगनी विकिरण के कारण से त्वचा कैंसर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है। ए ऑप्शन है डार्विन का, बी ऑप्शन है लैमार्क का, सी ऑप्शन है ओपेरिन का, डी ऑप्शन है मिलर का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है। तो ये डार्विन का मत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि मानव में कौन अवशेषित
अवशेषी अंग पाया जाता है? ए ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, बी ऑप्शन है अंगूठा, सी ऑप्शन है नाक, डी ऑप्शन है अपेंडिक्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में कौन अवशेषी अंग पाया जाता है। तो अवशेषी अंग किसे कहते हैं? तो जो मानव शरीर में रहता है लेकिन उसका कोई भी काम मानव शरीर में नहीं होता है, उसे अवशेषी अंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये अपेंडिक्स है ये क्या है? अवशेषी अंग है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? ए ऑप्शन है स्त्री में, बी ऑप्शन है पुरुष में, सी ऑप्शन है दोनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो स्त्रियों में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो स्त्री का गुणसूत्र होता है ये XX होता है और पुरुषों का XY होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है सिनेप्स, बी ऑप्शन है लिगामेंट, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अनैच्छिक क्रिया है? ए ऑप्शन है लार का आना, बी ऑप्शन है हृदय की धड़कन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अनैच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता वो अनैच्छिक क्रिया होता है। तो यहाँ पे लार को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हृदय की धड़कन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ये दोनों अनैच्छिक क्रिया हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत पाया जाता है? ए ऑप्शन है 96%, बी ऑप्शन है 2%, सी ऑप्शन है 4%, डी ऑप्शन है 60%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 2% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 1। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? ए ऑप्शन है कवकों में, बी ऑप्शन है जंतुओं में, सी ऑप्शन है हरे पौधों में, डी ऑप्शन है परजीवियों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधों में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी ऑप्शन है स्त्री केसर, सी ऑप्शन है अंडाशय, डी ऑप्शन है बीजांड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो अंडाशय फल में बदलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि अष्टक नियम किसने दिया? ए ऑप्शन है डाल्टन ने, बी ऑप्शन है न्यूलैंड्स ने, सी ऑप्शन है डोबराइनर ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अष्टक नियम किसने दिया। तो अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर।
16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। तो अक्रिय तत्व किसे कहते हैं, तो वैसा तत्व जो कोई अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है उसे अक्रिय तत्व कहते हैं। और यहाँ पे हीलियम अक्रिय तत्व है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। ए ऑप्शन है मीथेन गैस, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी ऑप्शन है क्लोरीन गैस, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। तो मीथेन गैस है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और सीएनजी का प्रमुख घटक मीथेन गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है एसिटिलीन, सी ऑप्शन है बेंजीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो जो बेंजीन होता है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है जूट से, बी ऑप्शन है शीशम से, सी ऑप्शन है लाइकेन से, डी ऑप्शन है बरगद से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। तो लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लिटमस पत्र का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो अम्ल और क्षार का पता लगाने में करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि नींबू रस का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 2.5, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नींबू रस का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू रस का पीएच मान 2.5 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है। ए ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है मैलिक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्ट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है। तो सेब में मैलिक अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ए ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24
24 नंबर प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है अनिश्चित। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था। ए ऑप्शन है मेंडलीफ ने, बी ऑप्शन है मोसले ने, सी ऑप्शन है डोबराइनर ने, डी ऑप्शन है न्यूलैंड्स ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था। तो मेंडलीफ ने बनाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो मोसले ने बनाया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, 18 है। और आवर्तों की संख्या 7 है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सामान्य तत्व, बी ऑप्शन है संक्रमण तत्व, सी ऑप्शन है क्षार धातु, डी ऑप्शन है अधातु तत्व। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहते हैं। तो क्षारीय धातु कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सक्रिय तत्व, बी ऑप्शन है निष्क्रिय तत्व, सी ऑप्शन है अभिक्रियाशील, डी ऑप्शन है उपधातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं। तो वर्ग 18 के तत्वों को निष्क्रिय तत्व कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं। ए ऑप्शन है 118, बी ऑप्शन है 110, सी ऑप्शन है 109, डी ऑप्शन है 90। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं। तो अभी तक लगभग 118 तत्व ज्ञात है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि लोहे की परमाणु संख्या है। ए ऑप्शन है 23, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 25, डी ऑप्शन है 24। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोहा का अयस्क कौन सा होता है, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित है। ए ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन पर, बी ऑप्शन है नाभिकीय संलयन पर, सी ऑप्शन है दोनों पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित है। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो परमाणु बम होता है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। ए ऑप्शन है कम, बी ऑप्शन है बहुत कम, सी ऑप्शन है अधिक, डी ऑप्शन है बहुत अधिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है जूल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत धारा को कौन मापता है, तो ए मीटर मापता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33
33 नंबर प्रश्न है कि खतरे के संकेत में किस रंग का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है हरा रंग के, बी ऑप्शन है नीला रंग का, सी ऑप्शन है लाल रंग का, डी ऑप्शन है काला रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खतरे के संकेत में किस रंग का उपयोग किया जाता है। तो लाल रंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग का ही उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए खतरे के संकेत में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। ए ऑप्शन है सूर्य की दिशा में, बी ऑप्शन है सूर्य के विपरीत दिशा में, सी ऑप्शन है दोनों दिशा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। तो जो इंद्रधनुष होता है ये सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इंद्रधनुष में कितना कलर होता है, तो 7 रंग होता है, इसे आपको याद रखना है। और सबसे बाहर लाल रंग होता है और सबसे अंदर बैगनी रंग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये एक प्रबल अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो H2SO4 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है तांबा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो जो चांदी होता है ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि अपने शुद्ध रूप में धातु कैसा होता है। ए ऑप्शन है चमकदार, बी ऑप्शन है खुरदुरा, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपने शुद्ध रूप में धातु कैसा होता है, तो चमकदार होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 17। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। ए ऑप्शन है ग्रासनी, बी ऑप्शन है अमाशय, सी ऑप्शन है छोटी आंत, डी ऑप्शन है बड़ी आंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो छोटी आंत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है। ए ऑप्शन है पानी, बी ऑप्शन है दूध, सी ऑप्शन है ग्लूकोज, डी ऑप्शन है लवक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है। तो ग्लूकोज बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस क्रैश कोर्स में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी
ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।